हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि झारखंड का जो करंट अफेयर्स का सीरीज चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, आज का वीडियो उसका सेट 4 है। इसके पहले के सेट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनका लाभ उठा सकते हैं। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो झारखंड करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है कि फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी प्रोग्राम में झारखंड के कितने जनजातीय भाषाओं को जोड़ा गया है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 भाषाओं को, जनजातीय भाषाओं को, ठीक है, जोड़ा गया है। यहां पर आप देख रहे हैं फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा रहेगा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी, ठीक है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम चीज है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई क्लास 1 से 3 तक के बच्चों को कराई जाएगी। देखिए, यहाँ फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी प्रोग्राम के तहत चालू किया जाएगा। और इसमें कौन कौन सी भाषा ऐड की गई है उसको जान लेते हैं। हो, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक और संताली भाषा में पढ़ाई की जाएगी। आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उसी के अंतर्गत ये प्रोग्राम है कि जो बच्चे हैं उनको उनकी ही भाषा में शिक्षा देना ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है कि बच्चों का समझ बढ़ता है। अभी के समय क्या हो रहा है कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो रटने में बिलीव करते हैं, रट्टूमल हो गए हैं। तो उसी से ओवरकम करने के लिए, उसी चीज से निजात पाने के लिए जो आपका मातृभाषा है, जैसे आप कन्नड़ा के हैं, मतलब कर्नाटका से हैं, तो कन्नड़ा में बतलाया जाएगा, कोंकणी में बतलाया जाएगा, तमिलियन है तो तमिल में बतलाया जाएगा। झारखंड में भी देखिए ये 5 जनजातीय भाषाओं को ऐड किया गया है, हो, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक और संथाली, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप होती है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर आप ये भी देखिए कि फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी लिखा हुआ है। तो हम लोग भी जैसे कि जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, उन लोगों को भी ये समझने में थोड़ी दिक्कत होगी ये है क्या, ठीक है। चलिए इसको हिंदी में भी बतला देता हूं। इसको क्या बोलेंगे? मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। अब इससे कितने लोग आप लोग समझ पाइएगा, सो बतलाइए तो। और इसी बात को अगर इस तरह से बताया जाएगा कि आपकी जो भी मातृभाषा है उसमें अब आपको पढ़ाया जाएगा 1 से 3 क्लास तक के बच्चों को। जो भी बच्चे आंगनबाड़ी में भी जाते हैं उनको भी अब जो पढ़ाया जाएगा आपकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें। जैसे कि जो झारखंड के लोग हैं उनमें आप देखिएगा जनजातीय भाषा है, नागपुरी भाषा है, 2 तरह से भाषा है। एक है जनजातीय कैटेगरी और एक है आपका सदानी कैटेगरी। तो सदानी कैटेगरी में कौन कौन सा आ जाता है? आपका नागपुरी आ जाता है, खोरठा आ जाता है, पंच परगनिया हो जाता है। और इसके बाद जो भी भाषाएं आती हैं वो जनजातीय भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत वैसे बच्चे, गांव के बच्चे, पहाड़ के बच्चे, जंगल के बच्चे, जहां पर भी जो बच्चे हैं उनको तो एजुकेशन का अधिकार तो सबको है, तो उन लोगों को उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क से कबूतर। अब जो नागपुरिया क्षेत्र के लोग हैं वो कबूतर को पेरवा कहते हैं, तो उन लोग को पेरवा अगर कह के बताया जाएगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। उसी तरह से डक, DUC के डक, डक मतलब बत्तख होता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों की तरफ के लोग, झारखंड के छोटा नागपुर के लोग गेड़े कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों को अगर गेड़े बताया जाएगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से कैच कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरह से कुड़ुक भाषी जो लोग हैं वो जो चावल, जो भात होता है ना, उसको मंडी कहते हैं, चलना को गुच्चा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की भाषाओं में अगर पढ़ाया जाए तो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसीलिए लिटरेसी और न्यूमेरेसी यानी कि जो जोड़ घटाव, हिसाब किताब, ये सब चीज जो है वो उन्हीं की भाषा में पढ़ाने का प्रावधान है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 भाषाओं को जोड़ा गया है। कौन कौन सी भाषा है वो भी आपके सामने रख दिया हूं, हो, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक और संथाली। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज और, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर्स, और भी अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 फरवरी 2023 को भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड से किसने स्वर्ण पदक की जीत हासिल की है, किसको गोल्ड मेडल मिला है? क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
आशा बारला को मिला है। आशा किरण बारला इसका नाम है, ठीक, गुमला की रहने वाली है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ा सा। तो भोपाल में जो खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम चल रहा है उसमें एथलेटिक्स श्रेणी में उसके पहले इवेंट में झारखंड ने स्वर्ण पदक हासिल किया है और गुमला की आशा किरण बारला ने झारखंड को 500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक दिलाया है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा ये भी हो सकता है कि कितने सेकंड में दौड़ पूरा किया है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि खेलो यूथ जो गेम चला भोपाल में उसमें गुमला की आशा किरण बारला ने झारखंड को 500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक दिलाया है, वो कितने समय में ये मुकाम को हासिल की है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितना में है ये देख लीजिए, 4:43:50 सेकेंड में दौड़ पूरी करके यह उपलब्धि हासिल की गई है, ठीक है। ये देखिए ये इनका इमेज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 के जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मयंक मुरारी को जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान जो है वो प्रोवाइड कराया गया है। इसका कुछ डिटेल कुछ इस प्रकार से है कि जयशंकर प्रसाद विचार मंच और बीएसएनएल रांची की ओर से जयशंकर प्रसाद स्मृति समारोह का आयोजन किया गया, ठीक है। और इसमें हिंदी साहित्य, क्षेत्रीय भाषा, कला संस्कृति के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम किए हैं उन्हीं कलाकारों को जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इसके जो मुख्य अतिथि कौन थे, तो रांची विश्वविद्यालय के जो पूर्व कुलपति थे डॉक्टर रमेश कुमार पांडे इसके मुख्य अतिथि थे, ठीक है। ये सारा डिटेल्स है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड राज्य निर्माण के उपरांत भू राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुल कितनी एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध जमाबंदी की गई है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 3,62,867.38 एकड़, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड के किस शहर में केंद्र सरकार की ओर से नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का रीजनल केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं इटकी, रांची, धनबाद, मेदिनीनगर, हजारीबाग। कौन सा होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटकी रांची में ये बनाया जा रहा है। क्या है? एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ठीक है। इसका कुछ डिटेल्स को और देख लेते हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ठीक है। इसको हिंदी में ये कहेंगे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। इसको पहले राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान कहा जाता था, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता था पहले, ठीक है। NICD अभी क्या हो गया है? NCDC, ठीक है। अच्छा, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1909 में की गई थी, हिमाचल प्रदेश के कसौली में, ठीक है, जो कि केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो के रूप में इसको स्थापित किया गया था। सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया था। आपको एक डिटेल ये भी दे दूं कि इसका जो प्रस्ताव आया था ना, वो आजादी 1909 यानी कि आजादी के पहले का बात है, ये लाहौर में इसका प्रस्ताव तैयार किया गया था। और अभी के समय ये हिमाचल प्रदेश में है ना कसौली, उस समय ये पंजाब प्रांत में आता था। ये सब कुछ डिटेल्स है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल मिल जाएगा। एनसीडीसी भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनसीडीसी जो है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल किसके अंतर्गत काम करता है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंतर्गत काम करता है। और कौन से विभाग, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। तो ये सारा डिटेल्स है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले 40 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को राज्य सरकार कितनी राशि पेंशन के रूप में प्रतिमाह भुगतान करेगी? तो ये आपके ऑप्शन है 15,000, 5,000, 10,000 या फिर 25,000। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपए देने का प्रावधान है। कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं कि खेल निदेशालय के अनुसार राज्य में जो भी अर्जुन अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं,
ध्यानचंद अवार्डी हैं, और जो भी ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, कई तरह का गेम होता है ना, तो उसमें जो भी पदक, जो भी मेडल जीते हैं जो भी लोग, जो अब व्यवहारिक तौर पर खेलते नहीं हैं, वो खेल में अब सक्षम नहीं है, उनको पेंशन योजना का लाभ राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। कितना पेंशन मिलेगा? तो 10,000 रुपया मिलेगा। और जो खिलाड़ी हैं उनकी मृत्यु अगर हो जाती है तो उनके जो आश्रित हैं, ठीक है, जैसे उनकी धर्मपत्नी है, तो उनको 5,000 रुपया उनकी मृत्यु के बाद भी पेंशन मिलेगा। ठीक है, कि प्रति माह आजीवन 10,000 रुपया तो मिलेगा ही। इसके अलावा अगर पेंशन मिलने की अवधि में खिलाड़ी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 5,000 रुपया आजीवन दिया जाएगा। ठीक है, ये एक डिटेल है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेंशन योजना है, जैसे भोपाल उपाल में तो 20,000 रुपया देता है, कहीं पर 25,000 रुपया भी देता है, लेकिन झारखंड में 10,000 रुपया देने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2023 को मंत्रालयों और विभागों की झांकी की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस मंत्रालय या किस विभाग को मिला है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, इसीलिए झारखंड का ये न्यूज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी रांची स्थित जेएसएससी स्टेडियम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच किस टीम के साथ खेला गया था? ठीक है, तो अभी किसके साथ खेला गया था? न्यूजीलैंड के साथ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड के साथ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत जननी एवं शिशु सुरक्षा को लेकर भारत सरकार द्वारा तय मानकों को झारखंड में कितने वर्ष पूर्व इसे पूरा कर लिया गया? मतलब कि इसके लिए एक 2030 का टारगेट लिया गया था, लेकिन उससे पहले ही इसको पूरा कर लिया गया है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। आंसर तो मैंने बतला ही दिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 वर्ष पूर्व। ठीक है, और इसका कुछ डिटेल्स यहाँ पर मैं रख दे रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत जननी एवं शिशु सुरक्षा को लेकर भारत सरकार द्वारा तय मानकों को झारखंड ने 8 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया है। ठीक है, और झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर, जिसको कहा बोलता है MMR, ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु शिशु मृत्यु दर के मामले में जो सतत विकास लक्ष्य जो होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उसको समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय औसत से भी आगे है। ठीक है, अब क्या है ये राष्ट्रीय औसत, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। SDG, ठीक है, ये क्या है? SD, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसीलिए लिखा गया है SDG, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य। वो लक्ष्य कब तक का है? तो 2030 तक का है। तो उसमें MMR जो होता है, जिसको कहा जाता है मातृत्व मदर मॉर्टल रेट, ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर, उसका जो राष्ट्रीय औसत है वो 90 लाने का लक्ष्य है, जबकि झारखंड में यह औसत अभी ही 64 पहुंच चुका है। ऐसा है, और वर्तमान में MMR का राष्ट्रीय औसत 2 है, यानी प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर, अच्छा 1 लाख है, ठीक है, जन्म पर राष्ट्रीय स्तर पर जहां 42 माताओं की मृत्यु हो जाती है, झारखंड में 64 की मृत्यु हो रही है। यही स्थिति नवजात की मृत्यु का भी है। 2030 तक IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये जो IMR लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, नवजात मृत्यु दर, ठीक है, 26 पर लाना है। ठीक है, जबकि नेशनल IMR 28 की तुलना में झारखंड का IMR 25 है। ठीक है, तो ये इसका औसत इसीलिए बोला गया है कि झारखंड ने जितना भी राष्ट्रीय औसत दर है उससे आगे है झारखंड। तो इसी बात को आप लोगों को दिमाग में रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, तो 8 साल पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 8 साल पहले ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत जननी एवं शिशु सुरक्षा को लेकर भारत सरकार द्वारा तय मानकों को झारखंड ने 8 साल पहले ही पूरा कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई बजट वित्तीय वर्ष 23-24 के तहत झारखंड राज्य में कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी? ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब कौन कौन नर्सिंग कॉलेज कहां कहां पर खुलेगा
इसके लिए झारखंड बजट का वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है एमसीक्यू के फॉर्म में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एडू अंकुरन चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें झारखंड बजट मिला हुआ है। हालांकि आज के इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं वो वीडियो जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक विन ओवर एवरी डे बैटल स्टार द गीता वे पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि भुवनेश्वर प्रताप सिंह और शांतनु अग्रहारी, ये दोनों इस बुक के, कौन सा बुक है, विन ओवर एवरीडे बैटल स्टार द गीता वे, ये पुस्तक का नाम है, उसके लेखक हैं ये दोनों। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी आसपास पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनेंद्र प्रवाही। मैं आप लोगों का नागपुरी का भी क्लास ले रहा हूं, जो भी जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और नागपुरी अवेल किए हैं, तो उसमें धनेंद्र प्रवाही की जो एक कविता है अनमोल, वो भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो वो सारा चीज की आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। ये आपका ये बुक है जिंदगी आसपास, जो कि धनेंद्र प्रवाही के द्वारा लिखित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 फरवरी 2023 को भारत सरकार द्वारा पेश की गई बजट में झारखंड राज्य के कितने रेलवे स्टेशन को तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता अध्ययन के तहत विकसित किया जाएगा? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 रेलवे स्टेशन को इसके तहत विकसित किया जाएगा। तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता के अध्ययन के तहत विकसित किया जाना है 5 रेलवे स्टेशनों को, ठीक है। इसका कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित 2023 के बजट में झारखंड राज्य के 5 रेलवे स्टेशनों को तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता अध्ययन के तहत विकसित किया जाएगा। वो 5 स्टेशन कौन से हैं? रांची है, हटिया है, धनबाद है, जसीडीह है, टाटा नगर रेलवे स्टेशन है। तो ये 5 स्टेशन है। इसके अलावा रांची मंडल के अंतर्गत जो 15 स्टेशन है ना, उसको अपग्रेड करने की भी बात की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के किस शहर में इफको नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किया है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवघर में किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ये गलत लिखा हुआ है। इसके जगह पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देवघर में इसको खोलने की बात की गई है, ठीक है। इसका कुछ डिटेल्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 4 फरवरी 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर में विश्व के पहले इफको नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन किया है। कितना एकड़ जमीन में? तो 30 एकड़ जमीन में, ठीक है। और ये क्या बना रहा है? तरल यूरिया का यह छोटा सा कारखाना, तरल यूरिया। देखिए आप लोग कितने लोग खेतीहर लोग हैं, खेती बाड़ी किए हैं या किसान परिवार से हैं, ये मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बतला देता हूं कि अगर आप खेती कर रहे हैं, जैसे आलू की खेती कर रहे हैं, गोभी की खेती कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या ना, झारखंड की मिट्टी उतना उर्वरक नहीं है, मिनरल्स पाया जाता है, तो इसीलिए यूरिया का यूज एकदम मस्ट हो जाता है, एकदम जरूरी हो जाता है। सफेद कलर का चीनी तरह का दिखता है, चीनी जो देखते हैं ना आप लोग, मोटा वाला चीनी, उसी तरह का यूरिया और डीएपी हम लोग को देना पड़ता है ताकि फसल मजबूत पैदा हो, जल्दी पैदा हो, जल्दी उसमें ग्रोथ हो। उसके लिए हम लोग को यूरिया देना ही पड़ता है। यूरिया देने के साथ एक पटवन किया जाता है, उसको खाड़ो काटना कहते हैं हम लोग नागपुरिया लोग, ठीक है। माने कि खेत जो पटाते हैं ना, खेत में जो पानी पटवन करते हैं उसी को खाड़ो काटना भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें जब भी यूरिया छींटे तो तुरंत उसमें पानी पटाना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। तो इसी चीज को लेके एक लिक्विड यूरिया बनाया गया है। बताइए, बहुत अच्छा बात है। और ये विश्व में इफको के द्वारा ही किया गया है, विश्व में पहला यही है, ठीक है। विश्व में जो पहला इफको कंपनी है वही इस चीज को इन्वेंट किया है, लिक्विड यूरिया को, ठीक है। तो ये छोटा सा जो विकल्प है ना, वो आयातित 6 करोड़ यूरिया खाद के बैग के विकल्प का निर्माण करेगा, जिससे भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, ठीक है। लिक्विड यूरिया पहले क्या होता था ना, बोरी में, बड़ा बड़ा बोरी में यूरिया आता था, लेकिन अब लिक्विड यूरिया आएगा छोटे से पैकेट में। जो एक बोरी जो है ना, वो छोटा सा पैकेट में आ जाएगा लिक्विड यूरिया, उसको बस स्प्रे कर देना है और आपका सेम चीज मिलेगा। जिस तरह का ग्रोथ पहले होता था वही ग्रोथ अब मिलेगा, ठीक है। तो इसका एक मतलब कि जो देवघर में है, इसके लिए एक प्लांट बन रहा है 30 एकड़ के जमीन में। ये सारा कुछ करंट अफेयर्स में है, क्वेश्चंस इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अब सेंट्रल लेवल का जो करंट अफेयर्स है उसके लिए, उसको कवर करने के लिए इफको के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
इफको, या इसको क्या बोलते हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। ठीक है, तो दोस्तों ये है आज का करंट अफेयर्स। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहिए। हर डे या फिर ऑल्टरनेटिव डे में आपको करंट अफेयर्स एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, और इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल में, एडू अंकुरन का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। जो भी डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, इससे पता चलता है कि इसी तरह के वीडियोस और बनाने हैं। ठीक है, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये है वीडियो का अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।